नफरत करने वाले आस्तीन के सांप को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे आपके प्रियजनों या आप कह सकते हैं आपके शुभ चिंतकों की सूची में पाए जाते हैं। ऐसे छुपे हुए अदृश्य दुश्मन किसी भी अन्य की तुलना में काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब वो हमला करते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए और पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ये पीड़ा सहने और सब कुछ खोने की सबसे घातक घटना है। आशा है कि हम इससे सीखेंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह का भयानक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई मीरा रोड का किस्सा है। वहाँ पर ना एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता है। जो मोहन है वो लारी पर सब्जी बेचता है। मोहन ने हर मौसम में बहुत ही कड़ी मेहनत की। उसने ना धूप देखा, ना छाँव देखी, ना बारिश देखी। उसने बहुत ही कड़ी मेहनत करके ना एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान खोली। ये दुकान खोलने में ना संतोष दादा ने इसकी बहुत मदद की। जो संतोष दादा है उनकी उम्र 65 ईयर्स की है। संतोष दादा अक्सर मोहन की लारी से ना सब्जी खरीदते हैं। मोहन और संतोष दादा की बहुत अच्छी दोस्ती है। मोहन के कुछ ही ऐसे चंद दोस्त हैं जिन पर मोहन आंख बंद करके भरोसा करता है। जो संतोष दादा है ना, इनका खुद का बहुत बड़ा फर्नीचर का शोरूम है। मोहन ने ये फर्नीचर की दुकान खरीदी है ना, ये खरीदने में संतोष दादा ने इसकी बहुत मदद की है। संतोष दादा ने ही इसको बताया कि कौन से एरिया में तेरी दुकान चलेगी, और दुकान खरीदने में, फर्नीचर लेने में, हर एक चीज में ना संतोष दादा ने मोहन की बहुत मदद की है। अब मुहूर्त का दिन आता है, तो मुहूर्त के दिन ना मोहन ने क्या किया, अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को ना गांव से बुलाया था। सब लोग अभी ये लोग मुहूर्त के दिन अपना शॉप पर जाते हैं। अचानक से ना गांव से मोहन के फोन पर एक कॉल आता है और बोला जाता है कि तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से बिगड़ गई है, अभी का अभी तुझे गाँव आना पड़ेगा, वो किसी भी वक्त चल सकते हैं। जो मोहन होता है फटाफट अपनी फैमिली के साथ गाँव पहुँचता है। बीच में ही वो ऐसे ही मुहूर्त छोड़ देता है, क्योंकि संतोष दादा उसको बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं दुकान का ध्यान दे दूंगा। मेरा एक सेल्समैन है जिसका नाम संदीप है। जो संदीप है ना, ये बहुत ही भरोसेमंद लड़का है। ये तेरी दुकान पर मैं इसको बिठा दूंगा, ये बहुत ध्यान देगा, अच्छे से ध्यान देगा। जब मोहन गांव जाता है अपनी मम्मी के पास, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमने ना इनकी सारी रिपोर्ट्स निकाल दी है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट है एकदम नॉर्मल है। हमको समझ में नहीं आता कि इनको हुआ क्या है, ये खाना क्यों नहीं हजम कर पाते हैं, इनको अचानक से इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई है। मोहन के जो मम्मी होते हैं ना, वो वेंटिलेटर पर होते हैं, उनको सिर्फ ग्लूकोज का ही सहारा होता है। मोहन बहुत टेंशन में होता है कि क्या करूं, अचानक से मम्मी को क्या हो गया है, ऐसे दुकान पर छोड़कर आया हूं, नई नई दुकान खोली है। एक तरफ मम्मी का ध्यान होता है, एक तरफ उसको अपना शॉप का ध्यान होता है। अब शॉप पर भी क्या होता है, अजीब सी घटना होती है। एक बार ना दोपहर का वक्त होता है, जो संदीप है दुकान पर बैठा है। वहाँ पर ना एक फैमिली आती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और एक 6 साल का बेटा होता है। उन लोगों को स्टडी टेबल लेना होता है। ये लोग ना स्टडी टेबल देख रहे होते हैं। जो बच्चा है वो इधर उधर खेल रहा होता है, फर्नीचर्स देख रहा होता है। अचानक से एक कोने पे वो जाता है और जोर जोर से चीखता है, भूत भूत भूत। ऐसा बोलते बोलते ना वो फटाफट अपने डैडी के पास आता है, गले लगता है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो फैमिली होती है फटाफट उसको गोद में उठाती है और बिना कुछ खरीदे हुए ना ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। संदीप बड़ा परेशान होता है कि ऐसे कैसे हो गया यार, इतने दिन हो गए। 3 दिन के बाद एक मुश्किल से ग्राहक आया, वो भी चला गया। संदीप ना क्या करता है, संतोष दादा को कॉल करता है और पूरी घटना बताता है। तो इतने में संतोष दादा बोलते संदीप को, यार मैं भी बड़ा हैरान हूँ, 3 दिन से एक ग्राहक नहीं आया। ये जो एरिया है यहाँ पर तो धनाधन बिक्री होनी चाहिए, और त्योहार के दिन चल रहे हैं और तू बोल रहा कि एक भी ग्राहक नहीं आया है, बड़ी अजीब बात है। इतने में ना अजीब सी एक ठक देने आवाज आती है। तो क्या होता है, संदीप बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुकान पर कोई है, आप फोन रखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो संतोष दादा फोन रख देते हैं। अब ना संदीप देखने के लिए जाता है कि कहाँ से आवाज आई है, किधर से आवाज आई है। वो इधर उधर दुकान में देख रहा होता है, तो कहीं उसको नजर नहीं आता कि दुकान के अंदर कोई है। जो रॉकिंग चेयर होती है ना, वो खुद ही जोर जोर से हिलना स्टार्ट हो जाती है। इसको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, अभी तो मैं इधर उधर सब नजरें घुमा रहा हूँ, कोई कुत्ता बिल्ला
भी नहीं आया है जो रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लग गई। यहाँ तक कि हवा भी नहीं चल रही है कि जोर जोर से चलो हवा चल रही हो, मैं मानूं कि रॉकिंग चेयर हिलने लग गई। इतने में ना वहाँ पर बहुत सारे कबाड़ थे, जिसमें लोखंड के कबाड़ थे, लकड़ी के कबाड़ थे। वो जो कबाड़ थे ना, सब कबाड़ एक लाइन में लगे हुए थे। तो एक लोखंड के कबाड़ से ना ऐसे धाड़ धाड़ देने की आवाज आती है जैसे कोई कबाड़ के अंदर बंद है और जोर जोर से अंदर से मुक्के मार रहा है। अब फटाफट इसको ऐसा महसूस होता है ना कि इस कबाड़ से आवाज आ रही है, तो संदीप क्या करता है, फटाफट वो कबाड़ खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं होता और ठक ठक की आवाज भी बंद हो जाती है। ये बड़ा परेशान होता है, इसको तो पसीने उतरने लग जाते हैं, भाई ये हो क्या रहा है। अब ये इतना देख ही रहा है, इधर उधर नजर घुमा रहा होता है कि क्या हो रहा है। नजर घुमाते घुमाते ना इसको एक लास्ट के कबाड़ के पास ना एक नजर पड़ी इसकी, और देखता है कि एक औरत है, बहुत ही भयानक औरत है जिसके लंबे लंबे काले बाल हैं। वो ना इसको चुपके से देख रही है कबाड़ के पीछे से। ये फटाफट वहां पर जाता है। जैसे उस जगह पर पहुंचता है ना, तो देखता है कि वहां पर कोई भी बंदा गायब होने की जगह नहीं थी। इतनी सी हल्की सी गायब थी, सिर्फ एक बंदा वहां पर छुप सकता था, वो भी टेढ़ा होकर। और अगर कोई वहां पर छुपता भी ना तो वो वहां से गायब ही नहीं हो सकता था। ऐसे कैसे कोई दीवार के आर पार हो सकता है? दीवार भी टूटी नहीं है, कबाड़ के अंदर भी कोई नहीं है, आजू बाजू भी कोई नहीं है। ये बहुत टेंशन में आ जाता है। इतने में ना जोर जोर से एक औरत के हंसने की आवाज आती है। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फटाफट ये मोहन भाई को कॉल करता है और संदीप पूरी घटना बताता है कि भैया आपकी दुकान पर अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। तो मोहन भाई इसको बोलते हैं कि तू दुकान बंद कर दे, मेरे मम्मी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया उनको क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, अचानक से उनकी डेथ हो गई है, तो कुछ दिन के लिए दुकान बंद कर दे। तो संदीप उसी टाइम पर दुकान बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिन के बाद ना एक बार संतोष दादा जो होते हैं मोहन भाई को मिलते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी का आपको मैंने बताया कि देहांत हो गया था। तो उनके अफसोस के लिए वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तेरी मम्मी के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, अचानक से ऐसे क्या हो गया। मोहन भाई जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं और वो बोलते हैं कि अचानक से मम्मी की डेथ भी होगी, दुकान भी नहीं चल रही है। तो संतोष दादा बोलते हैं हाँ मुझे पता चला, बोले मैं तो खुद परेशान था कि तेरी दुकान पर कुछ तो अजीब घटना हुई है। देख मुझे लगता है तेरे परिवार में भी कुछ अजीब घटना हुई है। अचानक जैसे तूने बताया कि तेरी मम्मी अच्छे खासे थे, एकदम बीमार पड़ गए, उनकी डेथ हुई है। तो ऐसा कर, मैं ना एक बंदे को तेरी दुकान पर लेकर आऊंगा, तो कल दुकान खोलना सुबह। तो मोहन भाई बोलते हैं ठीक है। अब सुबह का वक्त होता है तो संतोष दादा ना एक बंदे को लेकर आते हैं। वो जो बंदा है पादरी साहब है। अब पादरी साहब जैसे दुकान के अंदर एंटर करते हैं ना, वहाँ पर मोहन के साथ मोहन की वाइफ भी खड़ी होती है, क्योंकि उनको भी बड़ा अजीब लगता है कि हमारे घर पर अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ठप कैसे हो गया। हो सकता है उनको लगता है कि ये जो बंदा होगा हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो इसलिए मोहन की वाइफ भी आती है। अब जैसे ही पादरी साहब दुकान के अंदर पैर रखते हैं ना, तो सबको बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस होती है, सांस नहीं मिल रही होती, अजीब सा कुछ नेगेटिविटी छा जाती है। अब पादरी साहब कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो पादरी साहब बोलते हैं कि ऐसा करो, जो भी सामान है ना, हर एक सामान की अच्छे से छानबीन की जाए, सब सामान को ध्यान से देखा जाए। जो संदीप होता है पूरा सामान कबाड़ वगैरह जो होते हैं अच्छे से देखता है, ऊपर भी कबाड़ों के ऊपर भी देखता है, कबाड़ के नीचे भी देखता है। जब वो एक कबाड़ के नीचे देखता है ना, लास्ट वाले कबाड़ के नीचे देखता है, तो उसको ना एक लाल कलर की छोटी सी पोटली नजर आती है जो एकदम कबाड़ के अंदर घुसी हुई थी। वो झाड़ू से उस पोटली को निकालता है। अब पादरी साहब संदीप को बोलते तू मत इसको उठाना, मैं इसको उठाता हूँ। पादरी साहब प्रार्थना करते हैं और उस पोटली को उठाते हैं और उसको खोलते हैं, तो उसके अंदर कुछ लौंग वगैरह होते हैं, सिंदूर होता है, चावल के दाने होते हैं, बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। तो पादरी साहब बोलते हैं कि इस दुकान के अंदर ना किसी ने काला जादू किया था, आपका काम जो था ना बांध के रखा गया था। तो इतने में ना मोहन की जो वाइफ होती है वो बोलती है अरे ये पोटली तो मैंने बरखा के पर्स में देखी थी। बरखा जो होती है वो मोहन की साली होती है। ये लोग एकदम चौंक जाते हैं कि
हैं बरखा ने ये सब किया। तो पादरी साहब बोलते हैं अगर आपकी बहन ने ये किया है ना तो उसने आपके घर पर भी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। अब पादरी साहब क्या करते हैं, इनके घर पर जाते हैं। जब इनके घर की सारी अच्छे से छानबीन होती है ना तो पता चलता है कि बाथरूम के ना पानी की टाकी के पास वो पोटली, एक छोटी सी लाल कलर की सेम पोटली जो दुकान पर पड़ी थी, वो इधर इनके घर पर पड़ी है। वो पोटली पादरी साहब अपने हाथ में लेते हैं प्रार्थना करने के बाद। तो पादरी साहब बोलते हैं मोहन को कि आपने बताया ना कि आपकी मम्मी की अचानक से डेथ हो गई है, उनको कुछ हुआ नहीं था, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया था, तो मुझे तो लगता कि आपके ना गांव के घर पर भी कोई ना कोई काला जादू किया गया है। तो मोहन पादरी साहब को अपने ना गांव में लेकर जाता है। गांव वाले घर में भी अच्छे से छानबीन की जाती है तो वहां पर भी सेम पोटली मिलती है। तो पादरी साहब उस पोटली को भी अपने हाथ में ले लेते हैं और फाइनली तीनों पोटलियां जो है ना घर के बाहर जला दी जाती है प्रार्थना करने के बाद। जो बरखा थी ना वो इन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, जलन रखती थी, क्योंकि उसका जो पति था दारू पीता था और इन लोगों का जो काम धंधा था वो भी अच्छे से नहीं चल रहा था। ऊपर से जो मोहन था डे बाय डे दिन रात सख्त मेहनत कर रहा था और प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से ना मोहन के साली के अंदर जिसका नाम बरखा था बहुत ही ज्यादा इन लोगों के लिए नफरत चिढ़ भर गई थी। और बरखा को ये भी महसूस होता था कि जो हमारी मम्मी है ना वो इन लोगों को ज्यादा प्यार करती है और हम लोगों को कम प्यार करती है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी, बल्कि बरखा की मम्मी चाहती थी कि ये लोग सुधर जाए और अच्छे से मन लगा के काम करें, लेकिन बरखा को ये बात समझ ही नहीं आई थी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो दुनिया है ना बहुत ज्यादा बदमाश है, लेकिन हम उन अच्छे लोगों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।